हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो बीए के अंदर 4th सेमेस्टर में पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे अधिकार, अवधारणा एवं प्राकृतिक व वैधानिक सिद्धांत। अर्थात आज हम अधिकारों की अवधारणाएं और उनके प्राकृतिक और वैधानिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, यानी नेचुरल और लीगल थ्योरीज को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अधिकारों का अर्थ। किसी भी विषय पर आगे पढ़ने के लिए हमें उसका अर्थ पता होना सबसे आवश्यक होता है। तो अधिकारों का अर्थ जान लेते हैं। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकृत करता है और राष्ट्र लागू करता है। इससे तात्पर्य यह है कि अधिकार व्यक्ति के वह दावे होते हैं जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है, अपनाया जाता है और फिर आगे राष्ट्र द्वारा उन्हें लागू किया जाता है, तब जाकर वो अधिकार बनते हैं। अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग होती है। अर्थात विवेकपूर्ण से आप क्या समझते हैं? मतलब अगर व्यक्ति कोई भी मांग करेगा तो क्या उसे हम अधिकार बोल सकते हैं? नहीं, वो विवेकपूर्ण होनी चाहिए। अधिकारों का आधार स्वार्थ नहीं है, यानी कि इंसान किसी अपने स्वार्थ एक इंसान के स्वार्थ के लिए हम किसी दावे को अधिकार नहीं बना सकते। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। कर्तव्य मतलब अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। इस तथ्य से तात्पर्य यह है कि जहाँ व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान किया जाता है, वहीं उस व्यक्ति का एक कर्तव्य यह भी होता है कि जो अधिकार उसे प्राप्त है वही अधिकार वह दूसरे व्यक्ति को भी इस्तेमाल करने दे। आप जो स्वयं के लिए चाहते हो वही दूसरों को भी देना होता है। अब देख लेते हैं हम कुछ परिभाषाएं हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा दी हुई हैं। जैसे टी.एच. ग्रीन के अनुसार, टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति होती है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी दी जाती है। अर्थात वह अधिकार वह शक्ति होती है जिसको हम पूरे समाज के कल्याण के लिए उसको मांगा जाता है, उसकी मांग की जाती है और फिर उसे मान्यता भी दी जाती है, क्योंकि वह किसी एक स्वार्थ के या फिर किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं है, वह सर्व कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। दूसरा देख लेते हैं। बसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकृत करता है और राज्य लागू करता है। यह तथ्य हमने पहले भी जान लिया था। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार अधिकार अधिकार क्या होते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के अनुकूल विकास के लिए आवश्यक हैं। अनुकूल विकास मतलब व्यक्ति के सही विकास के लिए आवश्यक हैं। हॉलैंड का कथन है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कामों को अपने विचार और समाज द्वारा प्रभावित करने की व्यक्ति की क्षमता को ही अधिकार कहते हैं। अर्थात अन्य व्यक्तियों के जो काम होते हैं उन्हें अपने विचार और समाज के द्वारा प्रभावित करने की जो व्यक्ति की क्षमता होती है उसे अधिकार कहते हैं। प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं? उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अच्छा, इस तथ्य के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो वो किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता? उसे यह अधिकार ही नहीं होता कि वो अपना कोई भी ऐसा काम कर सके जिससे उसका कोई विकास होता है, चाहे वो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है या अन्य कोई विकास है। श्रीनिवास शास्त्री ने भी अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिकार उस व्यवस्था, नियम या रीति को कहते हैं जिसे संस्था के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर संस्था है समाज, और जिसे नागरिकों को सबसे अधिक नैतिक भलाई करने में सहायता मिलती है। अब अधिकारों की हम कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। अधिकारों की विशेषताएं। अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज में ही संभव हो सकते हैं से मतलब ये है कि समाज द्वारा जब उसे स्वीकृत किया जाता है तो अधिकारों का संभव होना समाज में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि समाज जहाँ व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान करता है वहीं उस पर कुछ नियम भी बनाता है। दूसरा, अधिकार एक दावा है। अधिकार सीमित नहीं होते,
यानी उन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं ताकि अधिकारों का गलत प्रयोग ना किया जा सके। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं से मतलब है कि वो सभी के लिए होते हैं। कोई ऐसा अधिकार नहीं होता जो किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए हो। अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि जहाँ व्यक्ति के पास कोई अधिकार है वहीं वह दूसरे को प्रयोग करने दे, उसका यह भी कर्तव्य बनता है। अधिकार विकासशील होते हैं, यानी कि समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक या अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अधिकार को बदला जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। अब इस पहले तथ्य को, विशेषताएं जो हमने पढ़ी थी, जो अब विशेषताएं हमने पढ़ी थी अधिकारों की, उनको हम एक एक टॉपिक वाइज अब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो पहले देख लेते हैं हम। अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं, इस तथ्य को हम अच्छे से जानेंगे। अधिकार केवल समाज में ही मिलते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का ना कोई अस्तित्व होता है और ना ही उनकी कोई आवश्यकता। अधिकार एक दावा है। अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति एक दावा होता है जो समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है, और यह दावा तर्क तथा शुद्ध आचरण पर आधारित होना चाहिए। यानी कि कोई दावा जब समाज किसी अधिकार की जब मांग करता है तो वह तर्क और शुद्ध आचरण पर आधारित होना चाहिए, तभी उसे लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा हम देख लेते हैं, अधिकार सीमित नहीं होते। यानी कि मैंने आपको तभी भी बताया था कि व्यक्ति को वही अधिकार दिए जाते हैं जिनका विवेक और सदाचार पर जो आधारित होते हैं। विवेक और सदाचार मतलब व्यक्ति को वही अधिकार दिए जाते हैं और दिए जाने चाहिए जो विवेक और सदाचार पर आधारित होते हैं। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी के लिए होते हैं। अधिकार समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यदि कुछ अधिकार एक ही व्यक्ति की उन्नति के लिए दिए गए हैं तो वह उतने ही आवश्यक है कि वो दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए भी दिए जाए। अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप से आप क्या समझते हैं कि समाज में व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के इस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए जिससे समस्त समाज का कल्याण हो सके, क्योंकि नागरिक को अधिकार समाज द्वारा ही मिलते हैं, इसलिए उनका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। किस प्रकार? अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है और राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने अधिकारों को निश्चित करे और देखे कि सभी व्यक्ति समान रूप से उन अधिकारों का प्रयोग करें। अधिकारों तथा कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। अधिकार कर्तव्य के साथ साथ चलते हैं। जो अधिकार एक व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि वह वही अधिकार दूसरों को भी प्रयोग करने दे। अधिकार विकासशील होते हैं। अधिकारों की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वे विकासशील होते हैं, अर्थात समाज में आने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ वह बदलते रहते हैं। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों के नाम बताइए। अब हमारा अगला प्रश्न होगा कि अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा प्राकृतिक और सिद्धांत को हम आलोचनात्मक उसकी व्याख्या करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीए में पढ़ने वाले लोगों को मैं बता दूं कि ये 4th सेमेस्टर के पेपर में, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट्स लेते रहें ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में उसमें ईजी हो। तो देख लेते हैं हम। अधिकारों के बारे में बताइए, अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में बताइए। ठीक है, ये इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई होप यू डोंट माइंड। ओके, अधिकार किस प्रकार पैदा होते हैं, वह क्या है, उनका क्या स्वरूप है, इस विषय में अनेक उत्तर दिए गए हैं, जिससे अधिकार संबंधी कई सिद्धांतों का जन्म हुआ है और इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अर्थात अभी हम एक एक करके सारे सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे। सो पहला, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत।
अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब हम इनमें से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करेंगे और आलोचनात्मक वर्णन करेंगे, आलोचना देते हुए। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं अधिकारों के बारे में। यह सबसे पुरातन सिद्धांत है। पुरातन मतलब सबसे पुराना, यानी कि जब से मानव की सृष्टि हुई है, वह उसकी रचना हुई है, तब से प्रयोग में आया जाने वाला ये सबसे पहला सिद्धांत है, जिसे हम प्राकृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्राचीन यूनान में इसी सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, अर्थात जन्म से ही होते हैं। उसे अधिकार प्रकृति से उसी प्रकार प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार की उसकी त्वचा का रंग। जैसे प्रकृति द्वारा हमारी त्वचा का हमें रंग मिलता है, अर्थात हम उसे बदल नहीं सकते। तो कुछ यह अधिकार पूर्ण है। पूर्ण है मतलब वो व्यक्ति को मिलने ही चाहिए और वो कंपलसरी है। वो कुछ विद्वानों के अनुसार यह अधिकार पूर्व सामाजिक या पूर्व ऐतिहासिक है, अर्थात जब समाज में रहना मनुष्य ने शुरू नहीं किया था और जहाँ से हमारा इतिहास लिखा गया है, उससे भी पहले से ये सिद्धांत अस्तित्व में है। यह हर स्थान और हर काल में मान्य है। लोक ने भी ये कहा है। लोक के अनुसार प्रत्येक मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है। उसके जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। लोक की मान्यता है कि यह अधिकार विवेक पर आधारित थे तथा इन्हें छीना नहीं जा सकता था। रूसो ने सामान्य इच्छा को ही अधिकार की प्राप्ति का साधन बताया है, यानी व्यक्ति की जो सामान्य इच्छाएं होती हैं, उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उन्हें ही वो सिद्धांत बताता है। अब हम देख लेते हैं आगे। इस सिद्धांत का अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांति पर बड़ा प्रभाव पड़ा, अर्थात अमेरिका की जो क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, जिसे हम इतिहास में बहुत उल्लेखनीय रूप में पढ़ते हैं, उस पर फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति पर प्राकृतिक सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के संविधान में तो यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि सभी से मनुष्य जन्म से समान है और उनके कुछ अधिकार हैं जो उनसे कभी नहीं छीने जा सकते, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का उपभोग, संपत्ति को रखना और सुख की प्राप्ति के कुछ अधिकार प्रमुख हैं। अब हम प्राकृतिक सिद्धांतों की आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी प्रथम आलोचना को पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत में सबसे बड़ा दोष यह है कि ये बतलाना बहुत कठिन है कि प्रकृति का क्या अर्थ है, अर्थात प्रकृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। यह बहुत पेचीदा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हमारे जो विद्वान हैं वो निकालते हैं। इसीलिए जब उसका अर्थ ही निश्चित नहीं है तो उस शब्द का प्रयोग हम किस अर्थ में करें, यह पेचीदा कंडीशन हमारे सामने आती है, परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो जो डीजे रित्से विद्वान हैं, उनके अनुसार प्राकृतिक शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड। दूसरा, संसार जहाँ मनुष्य रहता है, यानी जहाँ लोग रहते हैं, ये अर्थ। तीसरा, आदर्श, अपूर्ण राज्य, साधारण, साधारण मतलब सामान्य। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है और किया गया जाना चाहिए। तो दूसरी इसकी आलोचना हम पढ़ते हैं कि जब प्राकृतिक और प्राकृतिक शब्दों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है तो प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ भी अस्पष्ट ही रहेगा। यह सामान्य सी बात है, इसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राकृतिक अधिकारों का यह सिद्धांत मान्य नहीं है, यानी कि जो विद्वान हैं वो इस सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार जब शब्द ही क्लियर नहीं है, यानी शब्द का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, तो अधिकार का अर्थ कैसे स्पष्ट हो सकता है। तीसरा, यदि यह मान भी लिया जाए कि स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति आदि का अधिकार प्राकृतिक है, तो प्रश्न उठता है कि इनके पीछे मान्यता क्या है, किस आधार पर इन्हें माना जाए।
समाज के बिना अधिकार कैसे संभव हो सकते हैं? अधिकार तो समाज में ही संभव होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत मान्य नहीं है। चौथी आलोचना इसकी हमें देखने को मिलती है कि प्राकृतिक अधिकार परस्पर विरोधी हैं, यानी प्राकृतिक अधिकारों के अंदर जो दावे किए गए हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्ण मान्यता की विचारधाराएं संभव नहीं है। किस प्रकार? स्वतंत्रता तथा समानताएं तभी संभव होती हैं जब उन सब पर कुछ रुकावटें हों। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ होगा केवल शक्तिशाली की स्वतंत्रता। ये सामान्य सी बात है, अगर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो उसमें केवल शक्तिशाली की ही स्वतंत्रता रह जाएगी, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो शक्तिशाली व्यक्ति है वह उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है और उसको यह अधिकार भी है, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके ऐसा कर रहा है। तो यह अधिकार मान्य नहीं है। पांचवी इसकी आलोचना हम देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार, प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य और समाज मनुष्य द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं जिन्होंने मनुष्य को अनेक अधिकारों से वंचित किया है। परंतु वास्तविकता यह है कि राज्य ऐसी संस्था है जो मनुष्य के साथ चली आ रही है और राज्यों के से मनुष्य के अधिकारों का अपहरण नहीं होता, यानी कि राज्य अधिकारों को छीनता नहीं है बल्कि उनकी रक्षा करता है, उन्हें प्रोवाइड यानी प्रदान करता है मनुष्य को। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य है। जो राज्य द्वारा ही दिया गया है वह मेरा अधिकार है और जो राज्य नहीं देता वह मेरा अधिकार नहीं है। अच्छा, जैसे हमने प्राकृतिक सिद्धांत में पढ़ा कि हम वहाँ पर इस तथ्य पर जोर दिया गया था कि जो अधिकार हैं वो प्रकृति हमें प्रदान करती है और वो जन्मजात होते हैं। व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार जो प्रकृति उन्हें देती है और वो उन्हें उनके लिए कंपलसरी है, एक तरह से उन्हें मिलने ही चाहिए। उनके अनुसार अधिकारों की जननी प्रकृति है। लेकिन वहीं हम वैधानिक सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे कि वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत अधिकारों को राज्य प्रदान करता है और जो राज्य प्रदान नहीं करता वह अधिकार अमान्य है और वह नहीं दिया जाना चाहिए। अधिकार असीमित नहीं होते, वे मनुष्य के साथ पैदा नहीं होते। यह अधिकार देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार नागरिकों को दिए जाते हैं। जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार राज्य द्वारा निश्चित होते हैं। इस प्रकार राज्य एक कृत्रिम वस्तु है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का परस्पर विरोधी है, यानी कि पूरी तरह से विरोधी है। अधिकारों की वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों में बेंथम, ऑस्टिन और हॉलैंड इत्यादि विद्वान प्रमुख हैं। इस सिद्धांत की विशेषताएं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला, राज्य अधिकार राज्य से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये राज्य से पहले नहीं थे। दूसरा, अधिकारों की रक्षा भी राज्य में ही संभव हो सकती है। परिस्थितियों के अनुसार अधिकार बदलते रहते हैं। इसकी आलोचना हम पढ़ लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य के अधिकारों को मान्यता कानून द्वारा ही दी जाती है। कानून ही उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करता है, परंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के द्वारा ही अधिकारों की रचना हुई है। यही कारण है कि वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की गई है, जो इस प्रकार है। अर्थात इस सिद्धांत के अंदर अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य जो हमें प्रदान नहीं करता वह अधिकार अमान्य होता है। तो इसकी आलोचना हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पहली आलोचना इसकी पढ़ लेते हैं। अधिकार कानून द्वारा कोई अधिकार राज्य कानून के द्वारा कोई अधिकार नहीं बनते। आलोचना हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि राज्य का कहीं ना कहीं विरोध होगा। प्राचीन काल में जहाँ कोई कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं थी, लोगों के आचरण के बहुत सारे रीति रिवाज पाए जाते थे। उन रीति रिवाजों को समाज की स्वीकृति भी प्राप्त थी। कहने का अर्थ यह है कि अधिकार का आधार रीति रिवाज है अथवा राज्य नहीं। बिल्डे का कथन है कि कानून हमारे अधिकारों का निर्माण नहीं करता,
बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और उनकी रक्षा करता है। अधिकारों का अस्तित्व स्वयं में ही रहता है, भले ही उन्हें कानूनी रूप मिले या ना मिले। कानून के द्वारा इन्हें इसलिए लागू किया जाता है कि वह अधिकार हैं। कानून के द्वारा वो लागू होने के कारण ही अधिकार नहीं बनते, अर्थात कानून उन्हें लागू ज़रूर करता है, लेकिन कानून उन्हें लागू करता है वो इसीलिए अधिकार नहीं है। लास्की का कथन यह है कि अधिकारों की स्थापना का प्रश्न लिखित कानूनों की अपेक्षा स्वभाव और परंपरा पर आधारित है। दूसरी आलोचना हम इसकी देखते हैं कि यदि राज्य अधिकारों का जन्मदाता मान ले तो इस प्रकार तो राज्य को निरंकुश स्वेच्छाकारी रूप बनेगा, उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। अर्थात अगर हम मान लें कि राज्य ही हमें अधिकार प्रदान करता है और वही उनका दाता है, तो इस प्रकार वह निरंकुश हो सकता है और स्वेच्छाकारी अपना रूप वो बना लेगा, जिससे निरंकुशता के कारण हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी आलोचना हम इसकी पढ़ते हैं कि राज्य भले ही प्राकृतिक अधिकारों को न बनाता हो, परंतु वह कानूनी अधिकार को तो बनाता ही है। परंतु यह बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही कानूनी रूप मिलता है। अर्थात कहने का ये है कि राज्य न तो प्राकृतिक अधिकारों को बनाता है और ना ही वह कानूनी अधिकारों को बनाता है, बल्कि कोई भी अधिकार बनाने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज द्वारा अधिकार की मांग करने पर ही उसे कानूनी रूप द्वारा लागू किया जाता है, ना कि उसका निर्माण होता है राज्य द्वारा। चौथी आलोचना हम पढ़ते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की प्रभुसत्ता असीमित है, परंतु व्यवहार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अन्य समुदायों की भांति राज्य की एक समुदाय है। अन्य समुदाय व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, अतः राज्य को ना तो अधिकारों का स्रोत माना जा सकता है और ना ही राज्य व्यक्ति के विकास में सहायक हो सकता है। पांचवी आलोचना हम इसकी पढ़ेंगे। पांचवा आलोचना हम इसकी पढ़ते हैं। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत इसलिए भी मान्य नहीं है कि जो अधिकार राज्य ने दिए हैं वह निश्चित नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील हैं। हमने पढ़ा था कि अधिकार परिवर्तनशील होते हैं, जो कि समाज में आने वाली सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकासशील होते हैं, अर्थात उन्हें बदला जा सकता है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, मनुष्य के अधिकारों में वृद्धि होती जाती है। ऊपर दिए गए आलोचना से यह नहीं माना जा सकता कि अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अर्थात हमने अभी आलोचना को पढ़ा है, उसके अंदर हमने बहुत सारी कमियां इस सिद्धांत के अंदर देखी, लेकिन उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि वैधानिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। अधिकारों को वास्तविक रूप देने की आवश्यक शर्त ही राज्य है, जिसके बिना अधिकारों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, किंतु राज्य द्वारा उपेक्षित अधिकार इस प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो कि समय के साथ वैधानिक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य ने भी ये कहा है कि अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दोनों पक्ष होते हैं। यह एक मांग है जो कानून द्वारा मांगी जा सकती है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।